दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमने अपना ये मॉडल पेपर का दूसरा प्रैक्टिस सेट लाया है। इसके पहले हमने पहला प्रैक्टिस सेट आपको दिया है, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना कमेंट किया और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, तब जाके हम आप लोगों के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। अब चूँकि दोस्तों महिला पर्यवेक्षक का जो सिलेबस है तो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम आपके लिए कई सारे मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के रूप में लाते रहेंगे, तो आप चैनल में जुड़ के और हमारे पूरे प्रैक्टिस सेट को देख पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जिनका भी एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो उन सब के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए देरी ना करते हुए दोस्तों इसको शुरुआत करते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट में हम क्या क्या कराने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें से चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार एक संतुलित आहार में कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत वसा से आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार समझ लीजिए कि जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक संतुलित आहार में कैलोरी का कितना प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत कैलोरी वसा से आना चाहिए। ठीक है, फैट से आना चाहिए। ठीक, तो इसका यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कि 10 से 15%, 15 से 30, 30 से 45 या 45 से 60। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर पता है तो आप तो समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 30%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन संतुलित आहार में इसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और डीप लेवल के क्वेश्चन हैं। जिस हिसाब से अब चूँकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं जिस लेवल के, उस लेवल के क्वेश्चन हमने आपके सामने लाए हैं, है ना। और देखिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरे चारों खंड को समाहित करना संभव नहीं है ना। इसलिए हम आपके लिए थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो में आप अंत तक बने रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। ठीक है, और कुछ लोग इसकी PDF की डिमांड करते हैं दोस्तों, तो PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम से ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है अभी और PDF ना डला हो। जो प्रीवियस क्वेश्चन आए थे प्रीवियस डेट में, उनको हमने पूरा एक्सप्लेन करके डाला है, और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका भी पूरा हम PDF बना के हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। वसा क्या है कि पोषक तत्व है जो शरीर में ऊर्जा के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन संतुलित आहार में इसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। क्योंकि वसा मतलब फैट, फैट नो डाउट एक ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन जो संतुलित आहार है हमारा, तो उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि मोटापा जैसे समस्या इसी से आते हैं। मोटापा हो गया, थायराइड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 ग्राम वसा से लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? अब बताइए, क्या आपको पता है दोस्तों इसका राइट आंसर? अगर पता है तो कमेंट करिएगा वीडियो पॉज करके, और अगर नहीं पता तो देख लीजिए कि 1 ग्राम वसा में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की अधिकता से शरीर में हाइपर विटामिनोसिस नामक स्थिति उत्पन्न कर सकती है? अब देखिए, कौन सी विटामिन की अधिकता, कमी नहीं, अधिकता के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? हाइपर विटामिनोसिस। तो ये कौन सी विटामिन है जिसकी अधिकता के कारण ये समस्या उत्पन्न होगी? तो ये है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ए अगर शरीर में अधिक होती है तो ये हाइपर विटामिनोसिस नाम की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल किस तरह से है आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को चाहिए तो किन किन टॉपिक पर चाहिए, थोड़ा सा आप लोग हमको ये भी सजेस्ट करें
तो हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट ला पाएंगे। आप थोड़ा सा हमको टॉपिक कमेंट करके बताइएगा कि और किस टॉपिक पर चाहिए। आज तो हमने टोटल 100 क्वेश्चन जो बनाया है, इसमें आप देखिए और हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और किस किस टॉपिक में अभी आपको और क्वेश्चन की ज़रूरत है। जिस टॉपिक का कमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा दोस्तों, उसी में हम अगला अपना मॉडल पेपर लेकर आएंगे। ठीक है, और वीडियो अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1993 में, कई बार बताया जा चुका है। नेक्स्ट है FAO। अब FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार संतुलित आहार में प्रोटीन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार संतुलित आहार में प्रोटीन की न्यूनतम मात्रा मतलब कम से कम कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो ये है दोस्तों 10%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस खनिज तत्व की कमी के कारण काल ग्रंथि विकार हो सकता है, जिसको थायराइड कहते हैं? तो कौन सी खनिज तत्व की कमी के कारण होता है थायराइड? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति को WHO के अनुसार प्रतिदिन कितने ग्राम आहार फाइबर का सेवन करना चाहिए? नो डाउट दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इनके आंसर पता भी होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो ये क्वेश्चन ही पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो ये अच्छी चीज़ है, और जो लोग तैयारी किए हैं तो उनको इनका आंसर पता भी होगा। आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 100 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 20 से 30 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सा हार्मोन असंतुलित हो सकता है? तो अब बताइए, क्या आपको इसका आंसर पता है कि शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाती है तो कौन सा हार्मोन असंतुलित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है माई प्लेट गाइडलाइन किस देश की सरकार द्वारा संतुलित आहार को प्रमोट करने के लिए जारी की गई थी? ये जो माई प्लेट नाम की गाइडलाइन है, तो कौन से देश में इसको जारी किया गया था संतुलित आहार को प्रमोट करने के लिए? तो ये दोस्तों किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य स्रोत माना जाता है? तो दोस्तों जो एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य स्रोत है वो खट्टे पदार्थ होते हैं, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये सहायक होता है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में है विटामिन डी। ठीक है, ये क्या करता है? ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस पोषक तत्व की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? ये देखो, ये आप लोगों को पता है दोस्तों। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, तो जिनको जिनको पता है तो एक बार प्लीज़ वीडियो पॉज करके पहले इसका आंसर दीजिएगा, इसके बाद देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जो पेलाग्रा रोग होता है तो किस विटामिन की या किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वसा का अस्वास्थ्यकर प्रकार माना जाता है? ठीक है, यहाँ जो वसा है, फैट का अस्वास्थ्यकर प्रकार माना जाता है कौन सा? तो ये माना जाता है ट्रांस फैट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के रूप में जाना जाता है? अब कौन सी विटामिन है जिसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के रूप में जाना जाता है? क्या आपको इसका आंसर पता है दोस्तों? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, और आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस तरह के क्वेश्चन आप इसके पहले भी सॉल्व कर चुके हैं या नहीं किए हैं, या ऐसा तो है नहीं कि नहीं किए होंगे, कुछ ना कुछ तो किए ही होंगे। भले ही 100% ना पाए रहे हों, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आप पहले से ही जानते रहे होंगे ना, तब तो जाके आपका कुछ आंसर सही होता है। अनोते तुक्का में इतना ज़्यादा सही थोड़ी होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो वो है विटामिन ई। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी की विटामिन के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोहे का सबसे अच्छा स्रोत है? आयरन। आयरन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सेब, चावल, पालक या दूध? तो किससे मिलता है आयरन? पालक से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ संतुलित आहार में संतृप्त वसा मतलब सैचुरेटेड फैट का सेवन कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 10% से कम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का सेवन रक्त शर्करा, सॉरी दोस्तों हमने यहाँ पे सख्त शर्करा पढ़ दिया था, मतलब कि जो ब्लड शुगर है, तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन रक्त शर्करा को तेज़ी से बढ़ा सकता है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट? तो ये बढ़ा सकता है साधारण कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेय पदार्थ कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है? तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है क्या? दूध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? अब बताइए, क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, और नहीं पता तो देख लीजिए कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उसको जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो टोटल 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये करता है वसा, ऑप्शन नंबर सी। कितना करता है? 9, लगभग 9 कैलोरी, ठीक है, 1 ग्राम वसा में। नेक्स्ट है, किस प्रकार का प्रोटीन संपूर्ण प्रोटीन माना जाता है? दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन, सोयाबीन में पाया जाने वाला प्रोटीन, अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन, या बी और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी और सी दोनों। मतलब सोयाबीन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको भी संपूर्ण प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, और अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है, जो सफ़ेद वाला भाग होता है, उसको भी कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। इसीलिए इसका आंसर वो हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, शरीर के लिए आवश्यक 9 अनिवार्य अमीनो एसिड किसके माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये प्राप्त किए जा सकते हैं दोस्तों दूध और अंडे से। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा है, और इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दूसरा भी बन सकता है कि लिखा है जो कि शरीर के लिए आवश्यक 9 अनिवार्य अमीनो एसिड, है ना, किसके माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि शरीर के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या क्या होती है? तो वो क्या होती है? 9 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भोजन में प्राकृतिक रूप से आयोडीन अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियां, समुद्री मछली, दूध या मूंगफली? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जी हाँ, इसका राइट आंसर है समुद्री मछली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को प्रतिदिन कितने माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है दोस्तों 150 माइक्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा भोजन जिंक का अच्छा स्रोत माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों सीप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस खनिज की कमी से स्वाद और गंध पहचानने की क्षमता प्रभावित होती है? तो ये होती है जिंक की कमी से। अगर आपके अंदर जिंक की कमी है, शरीर के अंदर जिंक की कमी है, तो स्वाद और गंध पहचानने की क्षमता प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दस्त होने पर शरीर में किसकी कमी होती है? तो दस्त होने पर शरीर में किसकी कमी होती है? जल और इलेक्ट्रोलाइट्स की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको ORS घोल कहते हैं। तो ओरल, इसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है शरीर में जल और लवण की पूर्ति करना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु अत्यधिक जलयुक्त दस्त के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, जो अत्यधिक जलयुक्त दस्त होता है दोस्तों उसको कॉलरा कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन से जीवाणु इसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ पे जीवाणु का नाम दिया गया है एस्चेरिचिया कोली, विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी या क्लास्ट्रीडियम टेटानी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विब्रियो कोलेरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
उल्टी को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल डामपेरिडोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान होने वाली अत्यधिक उल्टी को क्या कहा जाता है? अब देखिए, क्या इस तरह के क्वेश्चन आप इसके पहले सॉल्व किए हैं? अगर किए होंगे तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। अगर पता है तो पहले वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट करिए, इसके बाद आगे देखिए। और नहीं पता है तब तो फिर देख ही लीजिए, क्योंकि आप देखने के लिए तो आए ही हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको कहते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो गर्भावस्था के दौरान उल्टी होती है उसको कहते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में आँखों के संक्रमण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है निसेरिया गोनोरिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शिशु की नाल संक्रमण से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों क्लोरहेक्सीडिन, क्लोरहेक्सीडिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, खसरे के टीका का नाम क्या है? अब आपको यहाँ पता होगा, कई सारे लोगों को पता होगा, तो इसका राइट आंसर है MMR। ठीक है, क्या है? मीजल्स, मम्स और रूबेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गलघोटू किस बैक्टीरिया के कारण होता है? गलघोटू पढ़े होंगे, पर किस बैक्टीरिया के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्या आपको पता है? क्या इसके पहले आप पढ़े थे इस चीज़ को? अगर पढ़े थे तो आपको पता हो गया होगा, और अगर नहीं पता था तो देख लीजिए। जो गलघोटू होता है ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या लिखा है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण ये गलघोटू होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गलघोटू से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों DPT। ठीक है, डिप्थीरिया से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, टिटनेस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? जो टिटनेस होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, काली खांसी किस बैक्टीरिया के कारण होती है? अब इसका आंसर क्या पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो देखिए। जो काली खांसी है ये बोर्डेटेला पर्टुसिस, बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण ये काली खांसी होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तपेदिक जिसको ट्यूबरक्लोसिस या टीबी कहते हैं, तपेदिक की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों मॉन्टॉक्स टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, निमोनिया का सबसे सामान्य कारण कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसका जो सबसे सामान्य बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निमोनिया का जो सामान्य कारण है वो कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस है। नेक्स्ट है, निमोनिया से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों PCV। दोस्तों PCV का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमको कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके टोटल कितने नंबर के सही हुए हैं। और चूँकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए हमने आपको इस तरह से क्वेश्चन ला के दिया है। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, और हाँ, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो हम बार बार आपसे बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, और वीडियो में लाइक कमेंट कुछ भी तो किया करिए कि वीडियो अच्छी लगी, बेकार लगी, कैसी लगी, कुछ करिए। आप लोगों का बहुत कम रिस्पांस आता है तो हमको भी लगता है कि क्या करें, आप लोगों के लिए कंटेंट लाएं या ना लाएं। ठीक है, कम से कम आप लोग कुछ भी बोलें तो हमको भी ये लगे कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो हम आपके लिए मेहनत करें। जब आपके सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है तो हमको भी लगता है कि क्या मतलब फिर बनाने से। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मदद करते रहें तो आप हमें भी मोटिवेट करें ना, जिस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये कौन सा निभाता है? पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन पाचन तंत्र की किस कोशिका द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों पैरिएटल कोशिकाएं द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लीवर किस पदार्थ का उत्पादन करता है जो वसा के पाचन में सहायता करता है? ठीक है, जो लीवर है, यकृत जिसको कहते हैं, किस पदार्थ का उत्पादन करता है जो वसा के पाचन में सहायता करता है? तो ये करता है दोस्तों बाइले, जिसको पित्त कहते हैं। जो पित्त कौन बनाता है? यकृत या लीवर। ठीक है, ये बाइले इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको पित्त कहते हैं। ठीक है, तो ये पित्त कौन बनाता है? लीवर बनाता है। ठीक, जो किसके काम में आता है? वसा के पाचन में, फैट को जो डाइजेस्ट करने का काम करता है वो पित्त करता है, बाइले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट पाचन मुख्य रूप से किस अंग में प्रारंभ होता है? जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो मुख्य रूप से किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? अमाशय, छोटी आंत, मुंह या बड़ी आंत? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार प्लीज़ इसमें कमेंट करें, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर डालें और इसका आंसर दें कि क्या आपको इसका आंसर पता है। जाहिर सी बात है कि आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट पाचन मुख्य रूप से किस अंग में प्रारंभ होता है। देखिए, एक बार कमेंट करने के बाद आप सुधारिएगा नहीं और ये भी मत करिएगा कि यहाँ आंसर देखने के बाद कमेंट करिए। ईमानदारी से हम बोल रहे हैं, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपकी जो तो तैयारी है किस लेवल में है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह। मुंह से जो है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है, छोटी आंत में पाचन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सेक्रेटिन, गास्ट्रिन, कैल्सिटोनिन या एड्रीनलिन? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्या इसका आंसर भी पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर है सेक्रेटिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन की कमी के कारण होती है? ये होती है दोस्तों इंसुलिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो जो मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्राव है ये किया जाता है पीनियल ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? इस थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की चयापचय दर को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है, मानव पुरुषों में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं दोस्तों स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, शुक्राणु जनन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन कहा जाता है? तो कौन से हार्मोन को गर्भावस्था कहा जाता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है, फैलोपियन ट्यूब का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है डिम्ब, मतलब अंडाशय या अंडा। ठीक है, डिम्ब को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना। ठीक है, अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भाशय की अंदरूनी परत को क्या कहा जाता है? गर्भाशय की जो अंदरूनी परत है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? जो फर्टिलाइजेशन होता है मनुष्य में वो कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडाशय में या गर्भाशय ग्रीवा में? तो इसका राइट आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्तनपान को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो स्तनपान को जो उत्तेजित करता है कौन करता है? प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है तो स्तनपान को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है। और जो ऑक्सीटोसिन होता है ये क्या काम करता है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक हार्मोन ही है ना, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है ये बताइएगा। नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है? ठीक, कहाँ बनता है? अंडकोश में बनता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पुरुषों में किस अंग द्वारा शुक्राणु संग्रहित और परिपक्व किए जाते हैं? ये किए जाते हैं दोस्तों एपिडिडीमिस, अधिवृषण जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी।
तो वहाँ शुक्राणु संग्रहित और परिपक्व किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ओव्यूलेशन किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? तो ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के द्वारा। नेक्स्ट है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बच्चे एक विशेष क्रम में विकास करते हैं? अब बताइए, यहाँ पे बाल विकास का क्वेश्चन आ गया है यहाँ से कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बच्चे एक विशेष क्रम में विकसित करते हैं? अधिगम सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत? इसका राइट आंसर क्या होगा? परिपक्वता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? इन्होंने बताए हैं 3 स्तर। अब वो 3 स्तर कौन कौन से हैं आप हमको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, स्किनर, BF स्किनर जिसका नाम है, द्वारा विकसित अधिगम सिद्धांत कौन सा है? तो ये है ऑपरेटेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में भाषा अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो ये है सामाजिक संपर्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अधिगम किस कारक पर निर्भर करती है? तो ये करती है भाषा अधिगम उपकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बुद्धिमत्ता के द्विकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? जो 2 फैक्टर थ्योरी है, तो इसको किसने प्रतिपादित किया है? स्पीयरमैन ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत में कितनी प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख किया है? तो गार्डन ने किया है 8 प्रकार की बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट है, बालक का विश्वास बनाम अविश्वास, मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बालक का विश्वास बनाम अविश्वास का विकासात्मक चरण किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ये दिया है एरिक्सन ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा विकार भाषा एवं संचार से संबंधित होता है? ये होता है ऑटिज्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा विकार सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है? तो ये है डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन नंबर ए। सीखने में कठिनाई जो उत्पन्न करता है कौन सा विकार है? डिस्कैलकुलिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बालकों में आंतरिक अभिप्रेरणा विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो ये है रुचिकर गतिविधियां प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा शिक्षण तरीका बच्चों के व्यवहारिक अधिगम पर आधारित है? तो ये है दोस्तों परियोजना विधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संप्रेषण की परिभाषा किसने दी कि यह विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है? यह संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण का मतलब होता है दोस्तों कम्युनिकेशन, सीधा सा मतलब समझिए, संचार, ठीक है। संचार, कम्युनिकेशन, यही संप्रेषण का मतलब है। तो कम्युनिकेशन का जो डेफिनीशन दिया है जिन्होंने, डेफिनीशन है कि यह विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है विल्बर राम ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कितने प्रमुख तत्व होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 7। कौन कौन से? प्रेषक, विचार, कूटलेखन, संचार माध्यम, प्राप्तकर्ता, कूटवाचक और प्रतिपुष्टि। ये टोटल 7 प्रकार के प्रमुख तत्व हैं दोस्तों। कहीं कहीं आपको हो सकता है सिर्फ 6 प्रकार या 5 प्रकार का ही मिले, है ना। अगर 7 ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको 6 लगाना है, ठीक है। और अगर 6 भी नहीं है तब फिर आपको 5 लगाना है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 7 है तो फिर आपको 7 लगाना है, क्योंकि ये जो बाल विकास से रिलेटेड टॉपिक है ना, तो इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं, सब अपने अपने अनुसार जो है तो इसको डिफाइन किए हैं, ठीक। तो इसमें थोड़ी सी कंट्राडिक्शन हो सकती है। नेक्स्ट है, जब 2 व्यक्तियों के बीच सीधा संवाद होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण मौखिक संप्रेषण का एक उदाहरण नहीं है? तो मौखिक संप्रेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? टेलीफोन वार्तालाप, व्याख्यान, ईमेल या समूह चर्चा। अब बताइए, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता थोड़ा सा ट्रिकी, घुमाने वाला, तो आप इसमें क्या आंसर करते?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। ईमेल जो है तो मौखिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी हैं। ओरली आप टेलीफोन में बात कर सकते हैं, कोई लेक्चर दे सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ईमेल है ना, तो ईमेल जो है तो मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, शारीरिक मुद्राएं, हाव भाव और संकेतों के माध्यम से किया जाने वाला संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों गैर मौखिक संप्रेषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शैनन और वीवर का संप्रेषण मॉडल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टेली संचार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हैरोल्ड लासवेल के संप्रेषण मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है संप्रेषण की मनोदशा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और फिर हमको बताइएगा कि हम आपका टोटल कितने नंबर सही हुआ, कितने गलत हुआ, और हमारे क्वेश्चन का लेवल क्या था और आपके नॉलेज का लेवल क्या था, ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, विल्बर्स-राम का संप्रेषण मॉडल किस प्रमुख संकल्पना पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों फीडबैक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है? अब जनसंचार मास कम्युनिकेशन का कौन सा माध्यम नहीं है? टेलीविज़न, रेडियो, फेसबुक या टेलीफोन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा माध्यम है जो जनसंचार के लिए नहीं है? तो वो है टेलीफोन। बाकी चीज़ें जो मास कम्युनिकेशन के माध्यम से है वो है टेलीविज़न है, रेडियो है, फेसबुक है, लेकिन टेलीफोन सही नहीं है। नेक्स्ट है, चारथी एस्टेट किससे संदर्भित है? जो चारथी स्टेट है, फोर्थ स्टेट, ये किससे संदर्भित है? ये है प्रेस, मीडिया से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग किस प्रकार का संचार है? तो ये है एक पक्षी संचार, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, ईमेल और चैट संचार का कौन सा प्रकार है? ईमेल और चैट संचार का कौन सा प्रकार है? तुल्यकालिक संचार, मतलब जिसको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, या मिक्स्ड कम्युनिकेशन, या कि ये औपचारिक संचार जो है क्या है? तो दोस्तों ईमेल और चैट जो है ये क्या है? असिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्यों है, यहाँ पे हमने इसका रीज़न भी लिखा है, आप वीडियो पॉज करके और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, संगठन के भीतर होने वाला संचार जो नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं औपचारिक संप्रेषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अफवाहें और ग्रेप वाइन संचार किस प्रकार के संचार का हिस्सा है? तो ये है दोस्तों अनौपचारिक संचार का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रेषण कौशल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट संगठनों में लिखित रूप से किया जाने वाला आधिकारिक संचार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है औपचारिक संचार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक वृद्धि के समग्र परिवर्तन को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं, विकास कहते हैं, या अधिगम कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक वृद्धि के समग्र परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विकास, डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है क्रमिकता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विकास की कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो ये सही नहीं है कि सभी व्यक्ति समान गति से विकसित होते हैं, ये सही नहीं है, बाकी चीज़ें सही है, ठीक है। विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास उम्र भर चलता है, ये भी सही है। विकास संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से होता है, ये भी सही है। लेकिन सभी व्यक्ति समान गति से विकसित हों ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार
बच्चा संवेदी मोटर अवस्था में किस प्रकार सीखता है? तो संवेदी मोटर अवस्था हमने आपको बताया था, ठीक है, क्या होता है, ग्रास मोटर स्किल्स। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, हालांकि उन सब की लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के सामाजिक विकास सिद्धांत में किशोरावस्था की अवस्था को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है, संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? तो यह है बौद्धिक क्षमताओं का विकास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शिशु पहली बार माँ और पापा जैसे छोटे शब्दों का उच्चारण किस आयु में करता है? तो ये करता है दोस्तों 9 से 12 महीने के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था वैक्यूम ट्यूब का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? ये किया गया था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। पहली में क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब, और दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा नहीं है? एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो सीपीयू का भाग नहीं है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम चूँकि एक सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जबकि यहाँ पे सीपीयू का पार्ट पूछा गया है, तो सीपीयू का पार्ट जो एएलयू, एमयू और सीयू है, ये है। नेक्स्ट है, लाइट पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों डेटा इनपुट के लिए। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। नेक्स्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ क्या है कि डेटा को ऑनलाइन एक्सेस करना, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आपके टोटल 100 क्वेश्चन, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये पूरी वीडियो देखने के लिए। और आप अगर ऐसे ही और मॉडल पेपर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।